हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 का फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, पदार्थों के सामान्य गुण। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट 3 डिस्कस किया था, ये पार्ट 4 है। इसके अंतर्गत हम जो है रिमेनिंग टॉपिक्स को देखेंगे जो बचे हुए थे। स्पेशली ये डेडिकेटेड है बर्नौली प्रमेय का, और उसके साथ कुछ और टॉपिक देखेंगे हम। ठीक है, तो आप अगर अभी तक एनटेक स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे क्लिक करके, या फिर एनटेक स्टडी सर्च करेंगे तो पहला चैनल जो आएगा वो मेरा ही है। अपने दोस्तों की ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। देखिए, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे बर्नौली थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। बर्नौली का प्रमेय और उसके अनुप्रयोग देखेंगे, व्यवहारिक जीवन में क्या होता है, उस पर आधारित कौन कौन से इक्विपमेंट बने हैं उनको देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी देखेंगे, विरसतता का नियम, क्रिटिकल वेलोसिटी यानी क्रांतिक वेग देखेंगे, और टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग देखेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी के पहले हम पढ़ेंगे लेमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो विथ एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा लास्ट तक आप देखिए। ठीक है, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा आप डेफिनेटली उसे कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं बर्नौली का प्रमेय। ठीक है, बर्नौली थ्योरम को कौन दिया था? एक जर्मन साइंटिस्ट थे, डेनियल बर्नौली। इन्होंने बर्नौली प्रमेय को दिया था। इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने थ्योरम क्या दिया था, तो उसके कुछ शर्तें थी, उस पर ये रूल्स, इनके जो नियम हैं या इनके जो प्रिंसिपल है, इनका थ्योरम है, उस पर लागू होता है। उस कौन कौन से शर्त है पहले देख लेते हैं। कोई भी अगर फ्लूइड है या फिर तरल है तो आस्यान्य हो यानी असंपीड्य हो, आस्यान नॉन विस्कस, असंपीड नॉन कंप्रेसिबल, और जो फ्लो हो उसका धारा रेखीय प्रवाह हो यानी कि लेमिनर फ्लो हो, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई प्रवाह हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हर एक पॉइंट पे, कहीं किसी भी सेक्शन पे जो एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो बर्नौली ने यही बताया था कि जब कोई आस्यान तथा असंपीड्य तरल एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर तरल के एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा नियत होती है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप ले लें तो वहाँ पे क्या होगा, दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इक्वल टू नियतांक। अगर सपोज आपका कोई एक बढ़ रहा घट रहा है तो उसी रेस्पेक्ट में और दोनों घटेंगे और बढ़ेंगे, यानी कि हर एक पॉइंट पे आप देखेंगे तो आपकी इन तीनों के जो समेशन आएगा, इन दोनों का ऐड आएगा, उसकी वैल्यू इक्वल रहेगी हर एक पॉइंट पे। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू नियतांक। P क्या है, दाब ऊर्जा, हाफ रो वी स्क्वायर क्या गतिज ऊर्जा है, और रो जी एच क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो इन तीनों का सम क्या होगा, नियतांक होगा। नॉर्मली आपको फार्मूला याद रखना है, अगर एग्जाम्पल में आता है तो आपको टिक करना है। ठीक है, पहली बात तो सारे, चूंकि एनर्जी हर एक पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए क्या है, यह प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो बर्नौली का प्रमेय है किस सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आगे हम फिगर के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझते हैं क्या होता है बर्नौली का थ्योरम। देखिए, यहाँ पे फिगर में आपको एक सेक्शन दिखाया गया है, पाइप का सेक्शन सपोज, तो उसमें आपको दो कार्ड दिखाए गए हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, दोनों दिखाएंगे, उनका एरिया अलग अलग है, A1 है A2 है। तो चूंकि अगर हम यहाँ से जो फ्लूइड एंट्री कर रहा है उस पर हम एनर्जी देख लेते हैं, और यहाँ से जब फ्लूइड बाहर निकल रहा तो उस कंडीशन में हम एनर्जी देख लेते हैं। दोनों ही पॉइंट पे क्या होगा, जो ऊर्जा का योग होगा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग दोनों पॉइंट पे क्या होगा, बराबर होगा, चूंकि नियतांक होगा बर्नौली के प्रमेय के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं, जैसे पहले पॉइंट पे सपोज ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ दोनों का हम देख रहे हैं। तो पहले पॉइंट पे क्या होगा, P1 प्लस हाफ रो V1, चूँकि वेलोसिटी यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे क्या है, डाया जो है बड़ा है, तो यहाँ वेलोसिटी कुछ और होगी, और आगे जाकर के पॉइंट नंबर 2 पे डाया कम हो गया है तो वहाँ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी।
इसलिए मान लेते हैं पहले पॉइंट है वेलोसिटी v1 है, तो गतिज ऊर्जा हमारी क्या होगी, हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस ऐसी स्थिति ऊर्जा क्या है, यहाँ पे देखिए स्थिति ऊर्जा क्या होगा, हाइट यहाँ पे ये हाइट h1 है, यहाँ पे हाइट बढ़ गया h2 हो गया, यानी कि दोनों स्थान पे स्थिति ऊर्जा क्या होगा, अलग अलग होगा। तो पहले कंडीशन में हम देखते हैं रो जी h1 है, ठीक है, तो इन तीनों का समेसन हो गया इधर। और पॉइंट 2 पे क्या है, P2 है दाब ऊर्जा, हाफ रो v स्क्वायर क्या है, गतिज ऊर्जा है, रो जी h2 हमारा स्थिति ऊर्जा है। तो इन दोनों का समेसन जो है इक्वल होगा, यानी कि नियतांक होगा, ठीक है। अब आपकी स्थिति ऊर्जा चेंज हो रही क्यों, क्योंकि हाइट जो है चेंज हो रहा है। आपको पिछले कई लेक्चर्स पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा सारे बारे में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं हम वहाँ पे। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो बर्नौली के प्रमेय से एक थ्योरम और निकल के आता है, एक पॉइंट निकल के आता है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है उसका। यदि हम क्या मान लें कि H1 इक्वल टू H2, यानी कि हमारी जो पाइप का भी सेक्शन हम देख रहे थे वो क्या हो, हॉरिजेंटल हो, पूरा हॉरिजेंटल हो, यानी कि पहले पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे जो हाइट है हमारी वो सेम रहे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा दोनों तरफ सेम हो जाएगा, ठीक है। P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। यहाँ से h1 इक्वल टू h2 हो गया है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हमारी स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास नीचे क्या बचेगा, P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आने वाला है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा समझने के लिए। देखिए अब हमारा दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बीच में संबंध आया है यहाँ पे, यानी कि दाब ऊर्जा जो है, देखिए पहले पॉइंट पे दाब ऊर्जा कुछ और होगा और दूसरे पॉइंट पे दाब ऊर्जा कुछ होगा, चाहे घट जाए चाहे बढ़ जाए, उसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। लेकिन दोनों का जो समेसन होगा दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का, वो दोनों इक्वल होगा, इसलिए P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर का वैल्यू जो है बराबर है। अब पहले कंडीशन में मान लेते हैं कि हम जो है दाब 5 प्लस 8 है, फॉर एग्जांपल हम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि क्या चेंजमेंट हो रहा है। यानी कि पहले कंडीशन में दाब ऊर्जा हम 5 मान लिए और जो हमारी गतिज ऊर्जा थी वो 8 है, 8 5 13 हो गया। अब सेकंड कंडीशन में मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है लेकिन हम अपनी तरफ से मान रहे हैं कि हमारी जो दाब ऊर्जा है वो घट जा रही है, यानी कि जो है 5 से 3 हो गई। अब चूंकि हमें बराबर रखना है, वैल्यू हमें बराबर रखना है, तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तभी तो दोनों तरफ 8 5 13 और उधर 10 प्लस 3 13। यानी कि आप यहाँ पे एक देख रहे हैं कि अगर दाब ऊर्जा जो है घट रही है तो हमारी क्या है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि दाब ऊर्जा अगर 5 से 3 हो जा रही है, ठीक है, तो हमारी जो गतिज ऊर्जा है वो 8 से 10 हो जा रही है। यानी कि दाब ऊर्जा अगर हमारी घट रही है तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि दोनों रिवर्स में हैं। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हाफ m v स्क्वायर, या आप कह सकते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ से हाफ रो v1 स्क्वायर, यानी कि जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, फ्लूइड के वेलोसिटी पे, कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो हमारा जो गतिज ऊर्जा है अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो यहाँ से हम ये संबंध कह सकते हैं कि जो हमारा दाब है अगर घटता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, यानी कि वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तभी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। यानी कि दाब अगर कम होता है तो वेग बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। या उल्टा भी कह सकते हैं हम, गति अगर मान लो वेग में वृद्धि होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो हमारा दाब ऊर्जा या दाब में कमी होगी। तो यहाँ से इन्वर्सली रिलेशन आता है, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं, गतिज ऊर्जा या वेग व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब के, यानी कि गतिज ऊर्जा अगर हम बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा, घटेगा। तो ये कंसेप्ट जो है कई दैनिक जीवन में उपयोग होता है, इस कंसेप्ट को आप अच्छे से ध्यान रखिए। इसी पे बेस्ड एग्जाम्पल जो है हमारे एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो उन एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में, बिल्कुल अच्छी तरीके से, ताकि आपको समझ आए विद फिगर। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए
बर्नौली का प्रमेय यानी कि बर्नौली थ्योरम, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, यानी कि हम पहला देखते हैं, हम पहले अभी देख लिए हैं कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेलोसिटी में अगर रिलेशन देखें तो हमारी 1/p होता है वेलोसिटी अनुक्रमण, तो 1/p, ठीक है। यानी कि अगर हम वेग बढ़ा देते हैं तो हमारा दाब वहाँ पे कम हो जाता है। तो ये हमारा जो है कैसे निकला है, बर्नौली के प्रमेय से। तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वायुयान का रनवे से ऊपर उठना। देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा वायुयान है ऊपर अपलिफ्ट होता है यानी कि उड़ता है, वो किसके सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। तो बर्नौली के सिद्धांत पे, ठीक है। अब कैसे है इसको हम देख लेते हैं। देखिए जो हमारी एरोप्लेन होती हैं इसमें विंग लगे होते हैं, 2 विंग होती हैं, एक इधर और उस साइड भी दूसरी होती है। तो इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, देखिए इस फिगर के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जो हमारी एयर आती है, एयर हमें लिफ्ट प्रदान करती है ताकि हम ऊपर की तरफ, हमारी एरोप्लेन ऊपर की तरफ मूव होता है, इस प्रकार से लिफ्ट होता है कि ऊपर की तरफ मूव होता है। अब देखिए कैसे होता है, जो हमारी विंग होती है यहाँ पे जो विंग है ये इस तरह से बनी होती है, जिसका हम क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखाए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आप समझ में आएगा, मतलब सामने से एयर यहाँ पे आ रही है तो हमारी विंग इस तरह से बनी है, जिसे हम यहाँ पे बड़ा करके दिखाए हैं। अभी आप यहाँ पे समझिए, ठीक है। इधर से एयर का फ्लो हुआ, ठीक है। अब ऊपर की साइड हमारा क्या है, हम ऊपर की साइड क्या करते हैं, राउंड में बनाते हैं इसका शेप और नीचे बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इस कंडीशन में, यहाँ से देखो एयर आई, ब्लू एंड रेड कलर की एयर आई, ब्लू कलर की ऊपर से मूव होनी है और रेड कलर की नीचे से मूव हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा देखिए पाथ की लंबाई किसकी कम है, यानी कि डिस्टेंस कम कौन है, नीचे वाली डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है एयर को वो कम है, और ऊपर की जो डिस्टेंस है कवर करना है एयर द्वारा वो अधिक है, और वो आगे आकर के एक साथ ही मिलेंगे। यानी कि 2 आदमी हैं जिनको एक साथ एक बिंदु पर मिलना है, और एक व्यक्ति को ज़्यादा दूरी चलना है और एक व्यक्ति को कम दूरी चलना है। तो पहला वाला जो व्यक्ति है वो अधिक तेज़ चलेगा क्योंकि उसे अधिक दूरी ट्रेवल करना है, और जो कम डिस्टेंस जिसको ट्रेवल करना है वो धीरे चलेगा, और दोनों एक पॉइंट पे एक साथ आके मिल जाएंगे। यानी कि जो डिस्टेंस अधिक है वहाँ पे वायु अधिक गति से ट्रेवल करेगी, यानी कि गति का जो वेग होगा, जो एयर का वेग होगा, एयर का वेलोसिटी होगा, वो नीचे वाली एयर के कंपैरिजन में अधिक होगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, ऊपर की एयर जो है वो अधिक वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक है, और नीचे की जो एयर है वो कम वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक है। इतना कंसेप्ट आपको पता है, समझ आ गया इतना। तो ऊपर की एयर बहुत तेज़ी से मूव करेगी, मतलब उसका वेग अधिक होगा ऊपर वाली का, ठीक है। देखिए ऊपर वाली जो एयर है उसका वेलोसिटी अधिक होगी, ठीक है। तो वहाँ पे दाब पी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ये वो क्लियर है बर्नौली के प्रमेय से। और नीचे वाले एयर का जो है वेलोसिटी कम होगी, इसलिए यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा ऊपर के कंपेरिजन में, ठीक है। अब ध्यान देना, अब आप प्रेशर को सीधे देखिए, नीचे जो प्रेशर है वो अधिक है और ऊपर जो प्रेशर है कम है, यानी कि ऊपर से दबाव कम है एरोप्लेन पे और नीचे से दबाव अधिक है, इसलिए हमारा एरोप्लेन क्या होता है, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पे क्या है, एरोप्लेन हमारे ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं बर्नौली के कंसेप्ट पे। आशा करते हैं आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब एक एग्जाम्पल और पूछा जाता है कि तेज आंधी में टीन शेड का उड़ जाना। इसमें भी सेम कंसेप्ट है, जब तेज आंधी चलती है तो क्या होता है, हमारा जो ऊपर का सरफेस है, घर के अंदर तो आंधी आती नहीं है, ऊपर आंधी आती है, तो सरफेस पे यहाँ पे क्या है, एयर का वेलोसिटी जो है बहुत अधिक होता है आंधी में, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले नॉर्मली समझ लीजिए, कोई भी चीज़ हमारी स्थिर होती है तो उसका रीजन होता है कि ऊपर से और नीचे से दोनों जो प्रेशर कार्य कर रहा है इक्वल है। ऊपर से जो प्रेशर कार्य कर रहा है और नीचे से जो प्रेशर कार्य कर रहा है दोनों बराबर है। इस कंडीशन में हमारा सेट नॉर्मल कंडीशन में है। अभी जब आंधी आता है तो चेंज क्या होता है, ऊपर हमारा क्या होता है, आंधी आती है तो एयर का वेलोसिटी जो है बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। एयर की वेलोसिटी बहुत अधिक हो जाती है,
इस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर गिर जाता है। ठीक है, प्रेशर डाउन होगा। अब नीचे से जो प्रेशर है सेम लग रहा है, ऊपर से प्रेशर कम हो गया, तो वो क्या करेगा, जो टिन शेड है उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देगा और एयर इधर से इसको हिट करेगी और क्या होगा, ये टिन शेड उड़ जाएगा। ठीक है, तो बर्नौली के सिद्धांत पे आधारित है। इसको अगर आप आता है, ये पूछा जाता है एग्जाम्पल्स में, तो आप समझ में आ गया होगा आपको। तेज गति से गतिमान रेलगाड़ी के प्लेटफार्म के निकट खड़े होने पर गिरने का जोखिम रहता है। ठीक है, आपको यहाँ से कई कंसेप्ट बताएंगे हम। जो अगर मान लो, वैसे अक्सर जो ट्रेन हमारी प्लेटफार्म पे रुकनी होती है, वही हमारा प्लेटफार्म पे इस यहाँ पे आके इस वाले ट्रैक पे आती है। अदरवाइज अगर कोई ट्रेन को सीधे निकलना है तो बीच में ट्रैक रहता है, उससे निकाला जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि बर्नौली के प्रमेय के कारण क्या होता है कि अगर हमारा ट्रेन इस वाले रूट से बहुत तेज़ी से गुजर रही है, अगर प्लेटफार्म पे कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो क्या होता है कि बहुत तेज़ से गुजर रही है, तो इसके बीच की जो एयर है, इसकी वेलोसिटी जो है बहुत अधिक हो जाती है, जिससे इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्रेशर बहुत कम हो जाता है। और प्रेशर कम होने के कारण जो व्यक्ति है वो ट्रेन की तरफ खिंच जाता है। ठीक है, यही रीजन है। फिर से मैं समझाता हूँ। ये सपोज व्यक्ति है और इधर से ट्रेन ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अभी व्यक्ति के ऊपर क्या है, इधर से और दोनों साइड से प्रेशर सेम है, इसलिए वो खड़ा है। ठीक है, नॉर्मली खड़ा है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, इसके बाद क्या होता है, ट्रेन जब बहुत तेज़ी से इधर से मूव करती है तो इनके बीच जो एयर है, एयर की वेलोसिटी बहुत अधिक हो जाती है। एयर की वेलोसिटी बहुत अधिक हो जाने के कारण क्या होता है, प्रेशर घट जाता है इनके बीच, यानी कि इधर से जो प्रेशर कार्य कर रहा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है और इधर की प्रेशर जो है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे कारण व्यक्ति जो है ट्रेन की ओर खिंच जाता है। इससे एक्सीडेंट होने का रहता है। इस कारण से जो है बहुत तेज़ी से कोई ट्रेन अगर प्लेटफार्म से गुजर रही है तो उसके नज़दीक नहीं खड़ा होना चाहिए, थोड़ा दूरी बना के खड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसी कारण से आप देखे होंगे दो ट्रैक जब रहती हैं, दो ट्रैक के बीच में गैप रखा जाता है। ठीक है, जैसे एक ट्रैक यहाँ पे बना है तो दूसरी ट्रैक यहाँ पे बनी है, तो इनके बीच में गैप रखा जाता है। रीज़न क्या है, इसमें अगर ट्रेन इस ट्रैक पर ट्रेवल कर रही है, सेम टाइम में इस ट्रैक पर भी ट्रेवल कर रही है, तो दोनों के बीच का जो है वेलोसिटी एयर का बहुत अधिक हो जाता है। इस कारण से प्रेशर कम हो जाता है, तो ये दोनों ट्रेन टकराने का डर रहता है, इसलिए दोनों के बीच में प्रॉपर एक स्टैंडर्ड गैप मेंटेन करके ट्रैक बनाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम अगला एग्जांपल देखते हैं। क्रिकेट के गेंद का स्विंग होना, जो हवा में स्विंग कराते हैं, ठीक है, बॉलर स्विंग कराते हैं गेंद को, वो भी किस पे आधारित है, बर्नौली के प्रमेय पे। तो उसमें आप बॉल देखे होंगे, बॉल में एक बीच में रफ्ड एरिया रहता है, रफ साइड रहता है, जो पूरा जहाँ सिलाई टाइप का रहता है, रफ रहता है। तो हम क्या करते हैं, बॉल को जब हवा में घुमाते हैं तो जो रफ साइड है, सपोज हम बॉल को इस तरफ से फेंक रहे हैं, ठीक है, और एयर को जो हमें जो हमारी बाल है वो एयर को काटते हुए इस डायरेक्शन में एयर आ रही है, उसको काटते हुए वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या होगा, जो रफ्ड एरिया है, रफ होने के कारण वो अपना डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ा लेगा, जिस कारण से वहाँ की एयर की वेलोसिटी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है रिस्पेक्ट टू डाउन। इसलिए हवा में गेंद क्या है, स्विंग है। सपोज ये रफ एरिया है तो इस पर क्या होगा, वेलोसिटी अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा एक तरफ वेलोसिटी अधिक हो जाती है तो वहाँ प्रेशर कम हो जाता है और दूसरी साइड प्रेशर अधिक रहता है, तो बाल हमारी क्या होती है, स्विंग हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, बस और बाइक का टक्कर। तो आप अक्सर देखे होंगे कि साइड से क्रॉस करते हुए जो है बस और जो बाइक है उसका टक्कर हो जाने से दुर्घटना हो गई। तो ये कंडीशन यही रहता है कि अगर कोई बस बहुत तेज़ी से मूव कर रही है और आप उसको ओवरटेक कर रहे हैं, उसके साइड से गुजर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बाइक और बस के बीच में एयर का वेलोसिटी अधिक होने का प्रेशर कम होता है। जैसे कि इस कारण से क्या होते हैं, वो दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जो हल्की चीज़ होगी वही जाएगी। तो बाइक क्या होता है, अपने आप को कितना भी कंट्रोल करो, बाइक जो है बस की तरफ खींचने लगती है, क्योंकि प्रेशर वहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। अगला एक एग्जाम्पल है उसका इन्वर्सली का। जैसे अभी तक हम वेलोसिटी अधिक करके दाब कम कर रहे थे, तो इसका उल्टा भी सत्य होता है कि अगर हमारा जहाँ पे दाब अधिक है वहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी यानी कि वेग यानी गतिज ऊर्जा कम होगी।
ठीक है। जैसे आप देखे होंगे झील और तालाब है ये, देखिए झील कितना शांत है और तालाब में देखिए पानी का हलचल है कितना। तो रीज़न क्या है इसका कि झील का जो है डेप्थ बहुत अधिक होता है, इसमें जो पानी होता है वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करता है जो झील का, जबकि तालाब क्या होता है बारिश के पानी पर निर्भर करता है, जब बारिश होती है तो भरा रहता है, ठीक है, कम गहरा होता है। झील अधिक गहरी होती है। तो इसमें क्या होता है, ये गहराई अधिक होने के कारण इसमें जो द्रव में दाब है, द्रव के अंदर जो दाब है यानी कि प्रेशर है, ठीक है, वो अधिक है। अब प्रेशर अधिक होने के कारण क्या है, प्रेशर इसमें बहुत अधिक है, इस कारण यहाँ पे जो है वेग बहुत कम होता है, यानी कि जो वेलोसिटी होगा पानी को आप इस तरह से जैसे यहाँ पे छलकते हुए पानी को देख रहे हैं, ऐसा झील में कंडीशन नहीं बनता है। और तालाब में यही रीजन क्या है, कम गहरा होता है और इसमें जो फ्लूइड का प्रेशर है और दाब जो है वो कम होता है, इसलिए अक्सर आप देखते होंगे कि उसमें पानी जो है, पानी इस प्रकार से तरंगे आपको देखने को मिलती होंगी, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में ये एग्जाम्पल पूछा जाता है कि झील सदैव शांत रहता है जबकि तालाब नहीं, ऐसा एग्जाम्पल पूछा जाए तो किस प्रमेय पे आधारित है, तो बर्नौली के प्रमेय पे आधारित है, ठीक है। अब कुछ हम अनुप्रयोग एप्लीकेशन देखते हैं बर्नौली प्रमेय के, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन जो इसके बेस्ड पे इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है उसको हम देखते हैं। जैसे वेंचुरीमीटर से हम किसी द्रव के प्रवाह की दर को नापते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे इधर से कोई फ्लूइड जा रहा है तो चूंकि यहाँ पे क्या है, एरिया हमारा अधिक है, ठीक है, एरिया अधिक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, दाब अधिक है, ठीक है, प्रेशर अधिक है। चूंकि वेलोसिटी कम है, जहाँ पे हम सकरा कर देते हैं वहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, तेज हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, जैसे इधर से फ्लूइड जा रहा है तो यहाँ पे देखिए हाइट, इस हाइट पे चढ़ गया ये, ठीक है। तो उसी कंडीशन के हिसाब से अगर ये आगे बढ़ा तो हम इसको क्या कर दिए, एक सकरा कर दिए जिसको हम कंठ कहते हैं, थ्रोट। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो द्रव जो है कम हाइट तक चढ़ा और यहाँ अधिक हाइट तक चढ़ा, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम माप सकते हैं। इस आधार पे हम निकाल सकते हैं कि द्रव की प्रवाह की दर क्या है, ठीक है। तो वेंचुरीमेट्री से सिंपली आप पूछा जाता है किस सिद्धांत पे आधारित है, बर्नौली के प्रमेय पर, और ये क्या नापता है, द्रव प्रवाह की दर। सिंपली इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कनित्र, जो कि क्या होता है, एटोमाइजर, ठीक है, एटोमाइजर यानी कि इसका उपयोग क्या करते हैं, बूंदों का फुहारा, चित्रकारी, रंगाई, इत्र छिड़कने आदि में किया जाता है। क्या, कनित्र यानी कि एटोमाइजर का उपयोग किया जाता है। कैसे वर्क करता है, ये भी बर्नौली के प्रमेय पे वर्क करता है। जैसे यहाँ पे एक रबड़ का गोला होता है, यहाँ से जहाँ से एयर को हम पुश करते हैं, और नीचे क्या होता है, लिक्विड भरा रहता है जो नॉर्मली प्रेशर पे है। अब क्या है, अब क्या कंडीशन होता है, इधर से हम एयर को प्रेशर में भेजते हैं, यानी कि बाहर की तरफ हम क्या करते हैं, प्रेशर से मतलब स्पीड से गति कराते हैं, ठीक है। एयर जो है उसको भेजते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, एयर की अधिक हो जाती है। एयर की वेलोसिटी जैसे ही अधिक होगी, इस लिक्विड के अंदर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो द्रव क्या होगा, ऊपर की ओर उठ जाएगा, ठीक है। जैसे ही द्रव ऊपर की ओर उठेगा, पीछे से आने वाली एयर जो है इसको हिट करके फव्वारे के रूप में बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे आधारित है हमारा कनित्र एटोमाइजर, जो कि हमारा बूंदों का फुहारा देखे हुए, चित्रकारी या सेंट लगाने वाला, ठीक है, इत्र छिड़कने वाली देखे होंगे, तो वो इसी सिद्धांत पे आधारित है बर्नौली के प्रमेय पर, कि वेलोसिटी अधिक कर देते हैं, प्रेशर कम हो जाता है, लिक्विड ऊपर आ जाता है, ऊपर आके फिर जो पीछे से एयर आ रही है उसको हिट करके फव्वारे के रूप में बाहर निकालती है, ठीक है। तीसरा हमारा सिमिलर कंसेप्ट जो है, फिल्टर पंप और वैक्यूम क्रिएटर जो होता है, सिमिलर हमारा उसी पे सिद्धांत पे वर्क करता है। तो सिंपली आपको याद रखना है। आगे हम डिस्कस करते हैं आवृत्तता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कभी कभी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए तो इस पे आता है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इस पे। कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड का जो वेलोसिटी है V1 है, और यहाँ पे क्या है, एरिया A2 है और वेलोसिटी V2 है। तो क्या होता है, हर एक कार्ड पे क्या होता है, A1 और वेलोसिटी और एरिया का जो है मल्टीपल इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर एरिया ज़्यादा है तो यहाँ वेलोसिटी कम होगा, जहाँ पे एरिया कम हो जाएगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, उसी रेस्पेक्ट में, यानी कि इक्वल होगा। आप सिंपल से कहीं देखते होंगे, पाइप से आप
सिंचाई कर रहे होते हैं यार गार्डनिंग में, या फिर आप फूलों को पानी दे रहे होते हैं पाइप से, तो क्या होता है पानी दूर तक नहीं जाता है, तो आप क्या करते हैं पाइप को थोड़ा सा दबा देते हैं उसका किनारा, यानी कि क्या कर देते हैं किनारा दबा देते हैं, यानी कि उसको पतला कर देते हैं, पतला कर देते हैं ताकि हमारा जो है पानी और दूर तक जाके गिरे, यानी कि हम उसके रेडियस को कम कर दे रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी बढ़ जा रही है। ठीक है, यानी कि उसके एरिया को हम कम कर रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ जा रही है। तो यहाँ पे अगर एरिया ज़्यादा है तो यहाँ वेलोसिटी कम है, और इस यहाँ पे एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी अधिक हो गया। इस कंडीशन में A1 इजकल टू A1 V1 इजकल टू A2 V2 होता है हर एक पॉइंट पे। ठीक है, तो यही है प्रिंसिपल आप कंटिन्यूटी का। आगे हम बढ़ते हैं द्रवों का प्रवाह। ठीक है, सारे पॉइंट्स को मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, इसकी परिभाषा लिखवा हूँ बहुत सारा डीप में, क्योंकि जो पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको मैं ध्यान में रख करके बना रहा हूँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ना पढ़ना पड़े, और जितना पढ़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और हर एक पॉइंट आपको समझ में आए। तो मेरा यही टारगेट सिंपली रहता है। ठीक है, कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटने पाए और आप कहीं आउट ऑफ सिलेबस ना चले जाएं, तो उन दोनों को ध्यान में रख करके मैं लेक्चर को रिकॉर्ड करता हूं और कंटेंट को तैयार करता हूं। ठीक है, द्रवों का प्रवाह यानी कि फ्लो ऑफ फ्लूइड या फिर लिक्विड, तो उसमें क्या है, जैसे धारा रेखीय प्रवाह दो प्रकार का होता है, लेमिनर फ्लो, विशुद्ध यानी कि टर्बुलेंट फ्लो। अब इसमें डेफिनेशन लिखवाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको फिगर के माध्यम से समझ में आ जाएगा। यानी कोई फ्लो जो है, कोई धारा का जो प्रवाह है, अगर एक सतह के रूप में हो रहा है, एक लेयर के रूप में हो रहा है, यानी कि अगर किसी कार्ड पे आप देख लें तो उस पर एक बिंदु से होकर गुजरने वाले सभी कण, उसके पीछे वाले कण भी उसी बिंदु से होकर गुजरें, तो ऐसे प्रवाह को हम क्या कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह, जैसे फिगर 1 में आपको पता चल रहा है। ठीक है, और विशुद्ध प्रवाह क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे धारा रेखीय प्रवाह समझिए, जैसे ग्रीन पे देखिए सारे पॉइंट एक ही, यहाँ पे अगर काट बिंदु लिखें तो सारे पॉइंट जो है एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया धारा रेखीय प्रवाह। और विशुद्ध प्रवाह क्या होता है, जिसमें हमारे जो धारा प्रवाह हो रहा है उसमें लेयर में ना होकर के कैसे हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, जैसे ये है। टेढ़ी मेढ़ी प्रवाह को हम क्या कहेंगे, विशुद्ध प्रवाह कहेंगे, टर्बुलेंट प्रवाह कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपली इतना ध्यान में रखना है, धारा रेखीय प्रवाह और टर्बुलेंट फ्लो। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग का क्या कंडीशन बनता है, क्रिटिकल वेलोसिटी यानी कि अगर धारा का प्रवाह जो है क्रांतिक वेग से, क्रांतिक वेग वह वेग है अगर धारा का प्रवाह क्रांतिक वेग से कम है, तो जो धारा का प्रवाह होगा टोटल, वो उसे हम क्या कहेंगे, धारा रेखीय प्रवाह यानी कि लेमिनर फ्लो कहेंगे। ठीक है, और अगर क्रांतिक वेग से धारा का प्रवाह जो है क्रांतिक वेग से अधिक है, उस कंडीशन में विक्षुब्ध प्रवाह उत्पन्न होगा। यानी कि अगर आप बात करें तो अगर मान लो लेमिनर फ्लो यहाँ पे है, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो यहाँ पे है, तो जो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी है जो फ्लूइड का यहाँ है, यानी कि इससे अगर कम है, इससे कम है तो हमारा लेमिनर फ्लो होगा, अगर क्रिटिकल से अधिक हो गया तो हमारा टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्रांति वेग सिंपली आपको समझ में आया होगा कि अगर क्रांति वेग से कम पर कोई धारा प्रवाह हो रहा है तो उसे हम धारा रेखीय प्रवाह कहेंगे, लेमिनर फ्लो कहेंगे। उससे अधिक के क्रांति वेग से अधिक वेग पे प्रवाह हो रहा है द्रव का, तो उसे हम विशुद्ध प्रवाह कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सीमांत वेग यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, किंतु कुछ समय बाद वह वेग नियत वेग से गिरने लगती। इस नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, उसी को ध्यान में रखना है। यानी कोई फ्लाइट से सपोज कोई व्यक्ति कूदता है, ठीक है, तो पैराशूट लेके कूद रहा है समझ लो, तो क्या होता है, सबसे पहले उसका वेलोसिटी बहुत अधिक होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि उस पर उसका वेट है W=mg, जिससे कार से गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो उसी उसका भार में कन्वर्ट होता है W=mg, तो उस वजह से वो पृथ्वी अपनी तरफ से बहुत तेज़ी से खींचेगी और बहुत तेज़ी से उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, एक अपथ्रस्ट फोर्स कार्य करेगा, थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ, जस्ट उसके अपोजिट, तो क्या होगा, थोड़ा कार्य करेगा। फिर आप फिगर के माध्यम से देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, जैसे कोई एरोप्लेन से कूदता है, ठीक है, पहला कंडीशन कूदने का ये है, फिर क्या होता है, एक्सेलरेशन के अंतर्गत आ गया वो, ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे ही आता भार, अपने भार जो है नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, तो नीचे की तरफ वो मूव हो रहा है, तो ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में कम रहेगी, इसलिए वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, जब वो पैराशूट ओपन कर लेता है तो ऊपर का एरिया, पैराशूट का एरिया क्या है, बढ़ा लेता है, जिससे कारण क्या है, वायु जो है उसमें इंटरप्ट ज़्यादा होने लगती है। उस कंडीशन में क्या होता है, ऊपर का अप थ्रस्ट फोर्स जो है वो ऊपर को बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या है, वो बहुत स्लोली, मतलब उसका वेलोसिटी कम हो जाता है, तो स्लोली नीचे की तरफ मूव करता है। फिर वो अपने क्या करता है, अपने पैराशूट को एडजस्ट करता है, इस तरह से एडजस्ट करता है कि ऊपर का आप थ्रस्ट फोर्स और नीचे वाला जो W=mg भार कार्य कर रहा है, गुरुत्व कार्य कर रहा है, वो इक्वल हो जाए इस कंडीशन में। तो वो क्या करेगा, नॉर्मली एक नियत वेग से आराम आराम से गिरने लगेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि सीमांत वेग, इस कंडीशन को। ठीक है। तो ये आशा करते हैं आपको समझ में आता है। यही सेम यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना वो सीमांत वेग पे रहता है। अगर कोई वस्तु है या व्यक्ति है नियत वेग से नीचे गिर रहा है, तो ये समान वेग से उतर रहा है, तो उसे हम सीमांत वेग कहते हैं। तो ऑप्शन में आपके रहेगा सीमांत वेग ही मार्क करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट था। नेक्स्ट लेक्चर में आपका विस्कोसिटी बचा है, कैपिलरिटी बचा है, ठीक है, स्टोक्स लॉ बचा है, 2-3 पॉइंट बचे हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेक्चर बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हमने उसे नेक्स्ट लेक्चर में डाल दिया ताकि आपको आसानी से समझा भी पाएँ और आप बोर भी ना हो, टाइम से आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।